चलिए भाई, तमाम साथियों को सलाम मसनून। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है क्लास में। मोस्ट वेलकम है, खैर मकदम है आप तमाम साथियों को। और बदाता जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि हमारा एक यूनिट और कंप्लीट हुआ, जिसको हम लोगों ने मुकम्मल तरीके से और वाज़ेह तौर पे क्लास के अंदर सारी चीज़ों को बड़ा ध्यान पूर्वक पढ़ा है और बड़ा केयरफुल्ली सारी चीजों को ऑलरेडी हमने कंटेंट को प्रोवाइड किया था आप लोगों के लिए। उम्मीद करता हूँ कि सारी चीजें आप लोग देख लिए होंगे ठीक ठाक से। आज फिर मैं एक यूनिट लेकर के आया हूँ और यहाँ से हम लोग बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। और उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ये क्लास भी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद बख्श होंगे और इंशाअल्लाह यहाँ से भी आपको कई सारे क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिल जाएंगे। आज का हमारा क्लास मुनहसिर है नज्म से मुताल्लिक, और नज्म से समझ लीजिए आज का हमारा ये पहला क्लास है जिसपे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नज्म और नज्म निगारों के बारे में और उनके चंद तसानीफ के बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन इंशाल्लाह आज का क्लास कुछ हम लोग नज्मों से मुताल्लिक ही पढ़ लें कि नज्म की इब्तदा कहाँ से हुए, नज्म के बारे में क्या क्या कौन कौन सी चीजें कही गई हैं जहां से क्वेश्चन बनने का अधिकतम चांसेस होते हैं। तो इंशाल्लाह उसको देख लेते हैं आज की क्लास में। फिर इंशाल्लाह इसके बाद यहाँ से हम हर उस यूनिट को कंप्लीट करेंगे, हर नज्म निगारों के बारे में पढ़ेंगे, काफी डिटेल्स में पढ़ेंगे, उनके किताबों के बारे में पढ़ेंगे, उनके सेम वैसे ही जैसे ऑलरेडी हम लोगों ने कंप्लीट किया था गजल वो शोरा के बारे में, तो वैसे ही इसमें भी हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग डिस्कस कर लेंगे कुछ उनके बारे में जो हमारे क्लास से रिलेटेड या नज्म से रिलेटेड जो पॉइंटेड या वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि चीजें हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लें। उम्मीद करता हूं कि आवाज वगैरह क्लियर होगा, सारी चीजें आप लोगों के सामने जो मैंने रखा है सारी चीजें ओके होंगी। आप जरा एक बार बता दीजिए जल्दी से कि सारी चीजें ओके हैं, तो आप जल्दी से एक बार कमेंट करके मुझे बता दीजिए ताकि बाद आपका क्लास की इब्तिदा कर दी जाए। चलिए, हमारा जैसा कि मालूम है कि मैंने कई बार कहा कि मजमून हमारा उर्दू है और उर्दू से मुतालिक जितने भी एग्जाम जहां से अदब से मुतालिक सवाल बनते हैं आप लोग इस क्लास को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। इसलिए जितने भी हमारे नए साथी है, नए स्टूडेंट हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो एक बार जरूर लाइक कर दीजिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है और हम अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहा हूँ, इसलिए आप लोग अपनी जिम्मेदारी को निभाते चलें। चलिए आज का क्लास हम लोग देखते हैं बिला तमहीद व ताखिर कि तूफान कर रहा है मेरे अज़्म का तवाफ, तूफान कर रहा है मेरे अज़्म का तवाफ, दुनिया समझ रही है कि कश्ती भंवर में है। मतलब मेहनत इस कदर हम लोग कर रहे हैं, इस कदर करें, इस कदर कर दें कि इंशाअल्लाह हमारी कामयाबी एक दिन शोर मचा दे, शोहरत हो जाए हमारी। यही उम्मीद के साथ हम लोग चल भी रहे हैं और एक ऐसे एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं जो मैं ये कह रहा हूँ कि बीपीएससी लेवल का, यूपीएससी लेवल का है, तो उससे कम ना होगा। डेफिनेटली प्रोफेसर बनना, प्रोफेसर का ख्वाब देखना और इस पोस्ट पर जाना रियल कह लीजिए कि एक सपनों की मानंद होता है। तो इस चीज की मेहनत कर रहे हैं, इस चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो डेफिनेटली है कि हमको मेहनत उसी लगन के साथ और हौसले के साथ करना होगा और वही उम्मीद बना कर रखना होगा कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे मामलात के अंदर अच्छा खैर करने वाला और अच्छा कारसानी करने वाला है। चलिए हम लोग आज के क्लास को देखते हैं। मजमून हमारा उर्दू है। नज़्म से मुताल्लिक कुछ पॉइंट मैं आपके सामने में रख दे रहा हूँ, आप लोग जरा गौर से सुन लीजिएगा, जहां से क्वेश्चन ऑलरेडी देखने को मिल सकता है। तो अगर बात कर रहे हैं यूजीसी ने नेट ही नहीं बल्कि कई सारे एग्जाम को हम लोग टारगेट कर रहे हैं, जेट का भी बहुत सारे बच्चे ने फॉर्म डाला है, इसी तरह ऑलरेडी बेट बिहार के अंदर आने वाले हैं, इसी तरह एमपी टेट भी आ गया है, आपको मालूम ही होगा। इन सारे एग्जाम को हम लोग टारगेट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वहां से हमारे लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम लोग बात कर लें तो एक एक करके सारी चीजों को अगर हम लोग गौर से देखना चाहें तो डेफिनेटली हम लोग देखेंगे। हाँ, अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यूनिट नंबर 4 है हमारा, यूनिट नंबर 7 ऑलरेडी मैं कंप्लीट करा रहा हूँ आप लोगों को लाइव क्लास आकर के 9 बजे रात में। आप लोगों के पास अगर टाइम है, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली वहां पे भी मैं 1.25 घंटा 50 मिनट रोजाना क्लास लेता हूँ। आपसे उम्मीद करता हूँ कि अगर आपके पास टाइम है तो जरूर आप क्लास में जुड़ जाइएगा। वहां से हमारा यूनिट तनकीद व तहकीक से मुतालिक जो सवाल होंगे वो वहां से हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं।
और शॉर्ट वीडियो की शक्ल में रोजाना एक वीडियो डालता हूँ, वहां से भी आप लोग वीडियो देख लिया कीजिए, अटेम्प्ट कर लिया कीजिए सवालात को, ताकि आपकी तैयारी के बारे में आप खुद ऑलरेडी समझ सकते हैं कि हमारी तैयारी कैसी चल रही है। चलिए, हमारा वीडियो का जो अपलोड मैं करता हूँ उसका टाइमिंग है 9 बजे, 8 से लेकर के 9 बजे के बीच में, इवनिंग में, रात में। आपको जब भी मौका मिले आप जरूर क्लास को अटेम्प्ट कर लिया कीजिए। चलिए, आज के क्लास को हम लोग देखते हैं और इंशाल्लाह उम्मीद रखिए कि बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ से देखने को मिलेगा एग्जाम में। आप एक बार यहाँ आप इस चैनल पे विश्वास करके देखें, इस प्लेटफॉर्म पे आप एक बार अपना पेज बनाएं, डेफिनेटली आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को हूबहू यहाँ से मिल जाएंगे। मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ तनकीद तहकीक के ऊपर, वहां से भी अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत सारे बेनिफिट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह आप लोग जरूर जुड़ेंगे। चलिए, अगर हम लोग बात कर ले नज्म के बारे में, तो इसकी अगर इब्तदाई बात कर ले तो नज्म देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि नज्म किस जबान का लफ्ज है, तो आप एकदम बिला तमीज़ आखिर कर दीजिएगा कि अरबी जबान का लफ्ज है। और नज्म जो है, नज्म की अगर हम लोग बात कर ले तो नज्म का अगर डेफिनेशन दिया जाए, अगर परिभाषा आपके सामने में किया जाए, अगर वजाहत करूं आपके सामने में, तो किसी खास मौजू पर तसलसल के साथ अशआर की शक्ल में अपने इजहार ख्यालात को जाहिर करना, दैट कॉल नज्म। नज्म का मतलब ये होता है कि किसी खास मौजू पर, मतलब कोई खास एक मौजू मैंने मुंतखब कर लिया, उस मौजू पर मुसलसल तसलसल के साथ अशआर की शक्ल में अपनी बातों को लोगों के सामने में रखना, इसी को हम लोग नज्म कहते हैं। और नज्म में एक बात और याद रखिएगा कि नज्म की अगर हम लोग बात कर ले तो सिर्फ एक ही मौजू ना होता है, बल्कि कई सारे मौजू को ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे जगह दे सकते हैं। इसके अंदर इतनी कुशादगी है कि कई सारे मौजू को अटैच ये कर सकती है, एक्सेप्ट कर सकती है। लेकिन मैटर ये करता है, याद रखिएगा कि जितने भी मौजूआत होंगे, जितने भी मौजू को ऑलरेडी मैंने मुंतखब किया है, उन सारे मौजूआत के अंदर, जैसे मैंने खुद यहाँ पे लिखा है कि नज्म में एक से ज्यादा मौजू को जगह दी जा सकती है। देखिए, मैंने अभी इसी को वजाहत कर रहा था कि नज्म में एक से ज्यादा मौजू को भी जगह दी जा सकती है, लेकिन सारे मौजू एक दूसरे से मुंसलिक होने चाहिए। मतलब जो भी आपने मौजू का इंतखाब किया है, देखिए इतना सारा डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। आपसे एग्जामिनर ये सारी चीजें नहीं पूछता है, बल्कि इसी तरह का क्वेश्चन आपको हूबहू ऑलरेडी आपके सामने में रख देता है। तो ये ध्यान में रखना है कि ये डेफिनेशन सिर्फ आप याद रखिएगा, यही काफी आपके लिए। जगह दी जा सकती है, लेकिन सारे मौजू को एक दूसरे से मुंसलिक होना चाहिए। मतलब जितने भी मौजू को मैं लेकर के आ रहा हूँ वो सारे एक तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड हो, डिसकनेक्टेड नहीं हो। मतलब ये नहीं कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कुछ कलाम की मिसरों को मैंने सितारों पर लेकर के आ गया, कुछ जमीन पर लेकर के आ गया। मतलब कुछ मौजू को मैंने मुंतखब किया और एक दूसरे से तालमेल नहीं चाह रहे, मतलब एक दूसरे से मतलब कह सकते हैं कि एकदम अलग थलग देख रहे हैं। तो ये सारी चीजें सही नहीं होती है। हाँ, आप मौजू में जमीन को मौजू बना ले, आसमान को मौजू बना ले, सितारों को मौजू बना ले, चांद सूरज को आप मौजू बना ले, लेकिन मौजू बनाने में ये ध्यान में रखनी है बात, ये बात ध्यान में रखनी है आप लोगों को कि ये जितने भी मौजू होंगे सारे मौजू एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, एक दूसरे से मुंसलिक होंगे। इनको हट करके हम नहीं रख सकते हैं। अगर बात कर ले नज़्म में एक बुनियादी कह लीजिए या मरकजी ख्यालात होते हैं, जिसके ऊपर सारे के सारे ताने बाने बुने जाते हैं। नज़्म में एक बुनियादी या फिर मरकजी ख्याल होते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा, जिस पर सारा कलाम का दारो मदार मुनहसिर होता है। यही बात मैं अभी ऑलरेडी आप लोगों को समझा रहा था कि जिस पर सारा कलाम का दारो मदार क्या होता है, मुनहसिर होता है। ये भी ध्यान में रखेंगे। मुनहसिर आई थिंक मेरे हिसाब से साथ से होना चाहिए दोस्त, सॉरी फॉर द इन्हिसान, मुनहसिर साद। क्या कीजिएगा, इंसानी दिमाग है ना, हो सकता है जहन में बात इधर उधर हो। जिस पर सारा कलाम का दारो मदार क्या होना चाहिए, मुनहसिर होते हैं, मुनहसिर होते हैं, ये ध्यान में रखेंगे। उसके बाद अगर हम लोग बात कर ले
तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जहां से ऑलरेडी आपको जहन में बात रखनी है और जहां से क्वेश्चन ऑलरेडी पिछले बार देखा गया है, पिछले बार देखा गया है कि मतलब पिछले बार कई बार देखा गया है। तो आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा। और अगर हम लोग बोल रहे हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इर्तिका के बारे में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इर्तिका जो है नज़्म की एक खुसूसियत है, नज़्म की एक खुसूसियत होती है। इर्तिका के बारे में पूछा भी गया है, पूछा भी जा सकता है। इट कैन बी आस्क्ड इन प्रीवियस, इट कैन बी आस्क्ड इन फ्यूचर, फ्यूचर में ये पूछा जा सकता है आपसे कि इर्तिका किस चीज की खुसूसियत है। तो आपको ध्यान में रखना है कि नज़्म की एक खुसूसियत है। अच्छा, एक बहुत अच्छे ये है अंग्रेजी के, इनके बारे में देखिएगा, कूलर, इनका नाम है कूलर। इनका कहना है, इनका मानना है कि नज़्म की असासी मकसद सदाकत की तर्जुमानी नहीं होती है, बल्कि लोगों को मुसर्रत पहुंचाना होता है, मुसर्रत बयान पहुंचाना होता है। मतलब इनका कहना है, कूलर का मानना है, इनका कहना है कि नज़्म का जो असासी मकसद है ना, ये सदाकत की तर्जुमानी नहीं, कि मतलब हर बात को दयानत के साथ बयान किया जाए, हर चीज को सदाकत के ऊपर मुनहसिर कर दिया जाए, नहीं, बल्कि कलाम में इतनी वसअत होनी चाहिए, इतनी गुंजाइश जरूर होनी चाहिए कि लोगों की दिलजोई के लिए, लोगों की मतलब एक तरह से कह सकते हैं एंजॉयमेंट के लिए कलाम कहे जा सकते हैं। इनका कहना यही है, कूलर जी का यही मानना है। मौलवी अब्दुल हक ने बेकाफिया नज़्म के लिए नज़्म मुअर्रा की इस्तिलाह को रिवाज दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट, ऑलरेडी ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट आपको हूबहू आपको देखने को मिल जाएगा। मौलवी अब्दुल हक ने बेकाफिया नज़्म के लिए नज़्म मुअर्रा, देखिए मुअर्रा लिखा हुआ है, अभी मत समझिएगा, मुअर्रा की इस्तिलाह को रिवाज दिया है। ये भी पॉइंट आपके लिए याद रखना जरूरी है। अब्दुल हलीम शरर ने नज़्म मुअर्रा को अपने रिसाले के जरिए एक रिवायत का दर्जा दिया है। अब यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि किस शायर ने अपने रिसाले के जरिए नज़्म मुअर्रा को रिवायत का दर्जा दिया है। तो ये याद रखेंगे नाम अब्दुल हलीम शरर। अब्दुल हलीम शरर के बारे में याद रखिएगा, ये इनसे बिलोंग करता है। और ऊपर वाला भी याद रखिएगा, नज़्म मुअर्रा की इस्तिलाह को रिवाज देने का काम मौलवी अब्दुल हक साहब ने किया है। अगर हम लोग आगे बात कर लें, नज़्मों के अक़साम की अगर बात कर लें, तो नज़्मों के अक़साम में एक चीज याद रखिएगा, कई तरह के नज़्म होते हैं। अगर हम लोग बात कर लें, एक तरह के पाबंद नज़्म होता है, एक आजाद नज़्म होता है, इसी तरह पाबंद नज़्म होता है, आजाद नज़्म होता है, इसी तरह याद रखेंगे नज़्म मुअर्रा होता है, और इसी तरह गैर मुअर्रा होता है। तो ये सब क्या होते हैं? पाबंद नज़्म। इब्तदाई दौर में पाबंद नज़्म पर ज्यादा काम किया गया था, उसके बाद आजाद नज़्म पर काम किया गया। आजाद नज़्म के बारे में अभी हम लोग आगे में काफी डिटेल से पढ़ने वाले हैं सारी चीजों को। अगर पाबंद नज़्म की बात कर लें तो उस नज़्म को कहते हैं, इसका अगर हम लोग परिभाषा देख लें, आप देख भी लीजिएगा, जरूरी है। पाबंद नज़्म की अगर हम लोग बात कर लें तो उस नज़्म को कहते हैं जिसमें रदीफों, काफिया और बहर के मुकर्रर औज़ान की पाबंदी की जाती है। अब देखो, ये जो मैंने आपके सामने में रखा, रदीफों, काफिया और बहर, ये सारे के सारे ऑलरेडी मैं पीछे वाले क्लास में डिस्कस कर लिया। इसीलिए मैं कहता हूँ बारह अपने साथियों को, उन स्टूडेंट को जो हमसे जुड़े हुए क्लास में, उनसे बारह में कहता हूँ ये बात को ध्यान में रखिएगा कि आप लोग प्रीवियस में जितना भी वीडियो मैंने बनाया है इससे रिलेटेड, वो सारे के सारे वीडियो को आप जरूर एक बार बात कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत जरूरी है। वहां से क्वेश्चन ऑलरेडी हमको देखने को मिलते हैं। तो पाबंद नज़्म, आजाद नज़्म, तो पाबंद नज़्म उसे कहते हैं जिसमें रदीफों, काफिया की पाबंदी की जाए, इसी तरह बहर और औज़ान का पाबंदी की जाए। अब ये काफिया और रदीफ क्या होते हैं, बहर और औज़ान क्या होते हैं, तो इन सारी चीजों को काफी डिटेल में ऑलरेडी मैंने पीछे के क्लास में डिस्कस किया है। मैं अगर बात किया जाए तो ये हमारा चौथा यूनिट है। इससे पहले हम लोगों ने 3 यूनिट को कंप्लीट किया है।
मुख्तसर तारीख ज़बान उर्दू, इसी तरह कसीदा वाली जो ऑलरेडी यूनिट है जिसमें मरसिया मसनवी सारी चीजें, तो उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद अभी हम लोग फौरन अभी 2-3 दिन पहले गजल से मुताल्लिक कंप्लीट किया है। फिर ऑलरेडी आपके सामने मैं नज्म के बारे में लेकर के आ रहा हूँ, तो उन सारे वीडियो को आप एक बार जरूर वॉच कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो पाबंद नज्म उस नज्म को कहते हैं जिसमें रदीफ, काफिया और बहरे के मुकर्रर औजान की पाबंदी की जाए। मतलब जो औजान है, जो मुकर्ररा औजान दिया गया है, उसी औजान पर हमारे कलाम का हर मिसरा को होना जरूरी है। इसी चीज को ये कहना चाह रहा। अगर आजाद नज्म की बात कर ले तो आजाद नज्म उसी के अपोजिट समझ लीजिएगा तो जहन में बात रहेगी। बस ये ट्रिकी तरीके से याद रखिए किसी चीज को, तो जहन में सारी बातें आसानी से रह जाएंगी, कोई मुश्किल आपको नहीं होगा। तो आजाद नज्म के बारे में अगर हम लोग बात कर लें तो आजाद नज्म को एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि हम लोग बेकाफिया नज्म को आजाद नज्म कहते हैं। आप डायरेक्ट ऐसे भी याद रख सकते हैं, या फिर आप उसी का अपोजिट कर दीजिए, पाबंद नज्म का अपोजिट कर दीजिए। पाबंद नज्म में जो बातें कही गई है उसी का अपोजिट कर दीजिए आजाद नज्म। आजाद का मतलब होता है फ्री होना। तो इन सारी चीजों से, इन सारी पाबंदियों से जो फ्री हो जाए उसे हम आजाद नज्म कह सकते हैं। तो आजाद नज्म उसे कह सकते हैं, उस नज्म को कहते हैं जिसमें रदीफ और काफिया की पाबंदी नहीं की जाती है, तो दैट्स कॉल्ड आजाद नज्म। इसलिए मैं ऑलरेडी आपके सामने में डेफिनेशन लिखा नहीं है, सिर्फ ऑलरेडी बता दे रहा हूं, उनको ध्यान में रखिएगा। अगर नज्म मुअर्रा की बात कर लिया जाए तो उस नज्म को कहते हैं जिसमें काफिये की पाबंदी नहीं की जाती है, मगर बाद की मुकर्ररा औजान इस्तेमाल होते हैं। यानी अगर पहले मिसरे में बारे के 4 अरकान इस्तेमाल होते हैं तो उस पाबंद नज्म के हर मिसरे में वही चीजें होती हैं। अब इसको जरा गौर से समझो, इसको जरा गौर से समझो कि कहना क्या चाह रहा है। देखो जरा समझेंगे कि पाबंद नज्म का मतलब होता है कि जिसमें जितने भी अरकान हैं, जितने भी औजान हैं, जितने भी और मजीद चीजें, उन सारी चीजों की पाबंदियां होना एकदम जरूरी है। जैसे काफिया का होना चाहिए, रदीफ का होना चाहिए, इसी तरह औजान को भी ख्याल मद्देनजर रखना है, इसी तरह बार का भी ख्याल रखना है। उसी का अपोजिट में आजाद नज्म मतलब बिला काफिया नज्म अभी मैंने बताया। या फिर आप याद रखिएगा इनमें उन सारी चीजों को मुस्तस्ना कर दीजिए जो पाबंद नज्म है। और नज्म मुअर्रा के अंदर याद रखिएगा कि बिला काफिया तो होता है, मतलब काफिये की जरूरत तो नहीं होती, इसमें पाबंदी तो नहीं की जाती है, लेकिन बाहर जो पाबंद नज्म के अंदर जो बाहर होते हैं ना, उस बार का यहाँ पे होना कंपलसरी है, जरूरी है। इसका ख्याल रखना हमारे लिए जरूरी है। बात तो यानी अगर पहले मिसरे में बाहर के 4 अरकान इस्तेमाल होते हैं, मतलब पहला मिसरा, पहले मिसरे में अगर बाहर का 4 अरकान है, 5 अरकान है, अगर इस तरह से अरकान जो है ना रुकने की जमा है, तो अरकान तो जितने भी है ना उनमें आने वाले जितने भी मिसरे होंगे उन सारे मिसरों के अंदर याद रखिएगा उस रुकन का पाबंदी करना हमारे लिए लाजिमी मलजूम हो जाता है। तो पाबंदी नज्म के हर मिसरे में होती है। आम लफ्जों में अगर कहा जाए तो नज्म मुअर्रा जो होता है ना बिला काफिया नज्म को कहते हैं। अभी ऊपर में ऑलरेडी जो आजाद नज्म के बारे में बताया वही याद रखिएगा कि आजाद नज्म और बिला काफिया नज्म कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलता जुलता है। नज्म मुअर्रा, बात कर रहे हैं नज्म मुअर्रा के बारे में, तो नज्म मुअर्रा को उर्दू में अंग्रेजी जबान से गोद लिया गया है। नज्म मुअर्रा को अगर उर्दू में जगह दी गई है तो याद रखिएगा इसमें आने में बहुत ज्यादा कारसाजी अगर किसी का रहा है तो ये याद रखिएगा इसका श्रेय अंग्रेजी जबान को जाती है कि अंग्रेजी जबान से उर्दू में इसे लिया गया है, ओखत किया गया है। आई थिंक यहाँ तक की बात क्लियर हुआ होगा। बहुत आसान जबान में सारी चीजों को, इतना सारा कंटेंट मैंने रखा, 4 से 5 पॉइंट आपको याद रखना है, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से ऑलरेडी आपके लिए बनेगा, और यही 2-3 चीजें जो पॉइंट मैंने आपके सामने में रखा है यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। उर्दू जबान से अंग्रेजी अदब में, अंग्रेजी अदब से उर्दू जबान में ये चीजें आई है। मुअर्रा नज्म की बात कर लें, दिगर असनाफ सुखन की मानिंद अगर बात कर लिया जाए, हाँ ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि नज्म की इब्तदा कहाँ से हुई थी। अगर हिंदुस्तान की हम लोग बात कर ले, भारत में अगर बात कर ले कि इसका इब्तदा कहाँ से की गई थी, तो याद रखिएगा दिगर असनाफ सुखन के मानिंद नज्म की इब्तदा कभी श्रेय कहीं ना कहीं दसन को ही जाता है।
और दखन को ही तस्लीम किया जाता है कि यहीं से इसकी इब्तदा हुई है। तो ये भी पॉइंट आपके लिए इंपोर्टेंट है कि नज्म की इब्तदा कहाँ से हुई है, तो आप ध्यान में रखिएगा नज्म की इब्तदा वहीं से हुई है, दक्कन से। बहुत सारे असनाद ऐसे हैं जो ऑलरेडी दक्कन से ही तस्लीम किया जाता है कि दक्कन से ही इब्तदा हुआ है। इसी तरह इसका भी याद रखिएगा। अगर हम लोग बात करते हैं उर्दू नज़म में दक्कन का किरदार, अगर दक्कन का किरदार की अगर हम लोग बात कर लें तो इसमें याद रखिएगा बहुत सारे शोरा हैं जिनमें सबसे पहले अव्वलियत का दर्जा अगर किसी को मिलता है तो याद रखिएगा ख्वाजा बंदा नवाज गेसुए दराज का नाम आता है सबसे पहला। शायद कि ये कॉन्सेप्ट आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं दिखता होगा, लेकिन मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ख्वाजा बंदा नवाज गेसुए दराज याद रखिएगा। अगर इनकी बात कर ले तो ये तखल्लुस, अपने तखल्लुस शहबाज क्या करते थे, क्या क्या करते थे, शहबाज क्या करते थे। तो दक्कन के मशहूर सूफी हजरत बंदा नवाज गेसुए दराज जो अपना तखल्लुस याद रखिएगा शहबाज क्या करते थे, इनको अव्वलियत का दर्जा दिया गया है, इनको अव्वलियत का दर्जा मिला है। और इनकी तसनीफ याद रखिएगा चक्की नामा, जो उर्दू का पहला नज्म, उर्दू की पहली नज्म होने का सर्फ हासिल है इसे, किस किताब को, चक्की नामा को। आई थिंक यहाँ तक के बात क्लियर हुआ आप लोगों को। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर एंड क्रिस्टल सारी चीजें? आप जल्दी से कमेंट करके मुझे बताएं प्लीज। तो बात कर रहे थे इसी तरह ख्वाजा बंदा नवाज गेसुए दराज, इनके बारे में बात कर रहे थे। हजरत ख्वाजा बंदा नवाज गेसुए दराज जो ऑलरेडी अपना तखल्लुस शहबाज क्या करते थे। उसके बाद अगर हम लोग बात कर ले तो देखिए इनको कई ये में हम लोग बांट सकते हैं कि सबसे पहले अगर इब्तदा की बात कर ले तो इब्तदाई दौर अगर इसकी माने ये किया जाए, तस्लीम किया जाए तो दक्कन में सबसे पहले, और वहां के शोरा किराम में याद रखिएगा दो तीन जो कि बहुत मशहूर हैं। जैसे मैंने एक लिखा ख्वाजा बंदा नवाज गेसुए दराज। एक काम आप लोगों को करना है यहाँ पे प्लीज, आप जितने साथी मेरे वीडियो को वॉच करते हैं उनसे एक काम दे रहा हूँ आप लोगों को, एक गुजारिश है आपसे कि जितने भी शोरा किराम का नाम ऑलरेडी मैं लेता जा रहा हूँ, प्लीज इनका ना आप सन्ने विलादत और सन्ने वफात एक बार मेंशन करके मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा प्लीज। जैसे ख्वाजा बंदा नवाज गेसुए दराज, मोहम्मद कुली खुद शाह, बुरहानुद्दीन जानम, बुरहानुद्दीन जानम से रिलेटेड एक इनके बहुत मशहूर मसनवी है। आप क्या उसका नाम बताना चाहेंगे प्लीज? अगर बता सकते हैं तो आप जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो ये बुरहानुद्दीन जानम ये थे, और इसी तरह अली आदिल शाह सानी, इन चारों का नाम आता है। इन चारों को याद रखिएगा, इन चारों को एकदम डिटेल में याद रखिएगा। डिटेल में कहने का मतलब है कि इनका नाम याद रखिएगा, इनको ऑलरेडी रिलेट कर दीजिएगा कि ये दक्कन के शोरा में से आते हैं। दक्कनी शोरा में से नज़्म निगारों की अगर बात कर ले तो इन चारों का नाम याद रखिएगा, ख्वाजा बंदा नवाज गेसुए दराज, मोहम्मद कुली कुतुब शाह और बुरहानुद्दीन जानम। और एक का नाम और याद रखिएगा, अली आदिल शाह सानी। हम लिख ही दे रहे हैं, शायद याद ना रहे आप लोगों को, अली आदिल शाह सानी। अली आदिल शाह सानी के बारे में भी याद रखिएगा। इन चारों का नाम याद रखना हम लोगों को। अब एक चीज ऑलरेडी आप मुझे जरूर करके बताइएगा प्लीज कि इन चारों का सन्ने विलादत और सन्ने वफात आप मुझे मेंशन करके भेज दीजिएगा जल्दी से। इतनी तो मेहनत आपको करनी होगी भाई, करना पड़ेगा। अगर मेहनत करेंगे तभी तो इंशाल्लाह रिजल्ट होगा। इसी तरह अगर इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं तो शिमाली हिंद में, तो शिमाली हिंद में भी अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो अफजल झंझानवी साहब थे, इसी तरह जाफर जेटली थे। ये दोनों का भी आप ऑलरेडी इनके जुमरे में और भी कई सारे शोरा आते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा हूँ इसलिए कि क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते हैं। देखने को जब नहीं मिलते हैं तो ऑलरेडी हमारे पास इतने ज्यादा सिलेबस डीप है कि और मजीद सारे कंटेंट को बढ़ाने का फायदा ही क्या। बाबू उन्हीं चीजों को हम लोग ज्यादा ध्यान में रखें। अब जैसे अफजल झंझानवी, इनके बारे में, इनकी किताब के बारे में याद रखना हम लोगों को। और जाफर जेटली, इनकी भी एक दो किताबें उनके बारे में याद रखिएगा। नबी अकबर आबादी का जमाना अब याद रखिएगा। उससे पहले हम कुछ और चीजें आपके सामने रख रहा हूँ, जरा गौर से सुनिएगा। नज्म जदीद का दौर की अगर हम लोग बात कर लें, नबी अकबर आबादी के बारे में आ रहे हैं नीचे में। नज्म जदीद का दौर की अगर हम लोग बात कर लें
तो इस दौर को आजाद और हाली के दौर से मुंसलिक कर दिया गया है। मतलब जो नज़्म जदीद का दौर की इब्तिदा हुई थी, जो शुरुआत हुआ था, उसको मुंसलिक कर दिया गया था आजाद और हाली के दौर से। मतलब कहा गया था कि नज़्म जदीद की जो इब्तिदा है ना, इसमें कहीं ना कहीं कार फरमा, इसमें कहीं ना कहीं ज्यादा मतलब काम करने वाले अगर किसी शख्सियत के नाम आती है तो आजाद और हाली। अब आजाद और हाली से मुंसलिक आप एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। सबसे पहले तो आप सन्ने विलादत और सन्ने वफात बता दीजिएगा, हाली साहब के बारे में बता दीजिएगा और आजाद साहब के बारे में बता दीजिएगा। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन आप लोग जल्दी से आंसर मुझे करके आप बताइएगा। और साथ में ये भी बता दीजिएगा कि अल्ताफ हुसैन हाली अकॉर्डिंग टू पैदाइश की अगर हम लोग बात कर लें तो आजाद को पहले रखा जाए या अल्ताफ हुसैन हाली को पहले रखा जाए। अगर जुमरों में तरतीब देने के लिए अगर आपसे कहा जाए तो आजाद को पहले रखिएगा कि हाली साहब को पहले रखिएगा, ये मुझे जरूर बताइएगा। अच्छा, ये एक स्टेटमेंट है, आप जल्दी से बता दीजिएगा कि किसका स्टेटमेंट और किन से मुताल्लिक है। एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ से ले लीजिएगा कि जैसे कहा गया है कि मतलब किसी ने कहा है, किसी ने कहा है क्या, मतलब वो आपको बताना है। किसी ने कहा है कि मोहम्मद हुसैन आजाद अगर छोटी और सीधी बातें भी कह दे, ये यूं कुछ बात भी रख दे तो वही मालूम होने लगता है, वही मालूम होता है। ये किसका स्टेटमेंट है? मोहम्मद हुसैन आजाद के बारे में ये किसने कहा था? ये ऑलरेडी मुझे जरूर आप कमेंट करके बताइएगा। ये सब क्वेश्चन जो ऑलरेडी है ना, जो कई बार मैंने आपके सामने में रखा है, ये सारी चीजों को मेरा मकसद और सिर्फ यही होता है कि आपके दिमाग में वो सारी चीजें बैठ जाए बाबू, जो ऑलरेडी आप सुनो और उससे रिलेटेड जहां से भी क्वेश्चन बने आपको किसी तरह की दुश्वारी ना झेलना पड़े। हम झेल करके आए हैं, इसीलिए मैं बता रहा हूं कि इन सारी चीजों को बार बार रिपीटेशन देने का मकसद क्या होता है? यही होता है कि बहुत सारे कंटेंट हमारे कॉपी में रह जाते हैं, याद नहीं रह पाते हैं। जब एग्जाम में बैठते हैं तो वो सारी चीजें हम लोगों को नई नई देखने लगते हैं, बोलते ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया। हालांकि वो आपके कंटेंट आपके नोटबुक में है, हालांकि वो आपने उसको लिखा है, लेकिन रिपीट ना करने की वजह से, बार बार दोहराने की वजह से वो सारी चीजें आपके माइंड से डिलीट हो जाते हैं और बाद में आपको पछतावा होता है। तो नज़्म जदीद की इब्तिदा, आप इसकी एक ये भी बात याद रख सकते हैं कि नज़्म जदीद की इब्तिदा सन 1874 में काम होने वाला, शुरू होने वाला जो अंजुमन पंजाब था ना, अंजुमन पंजाब जैसे अदबी तहरीक की शक्ल में हुआ था। और इसी के याद रखिएगा बानी थे मोहम्मद हुसैन आजाद और अल्ताफ हुसैन हाली, ये याद रखिएगा। नज़्म जदीद की इब्तिदा सन 1874 में कायम होने वाली अंजुमन पंजाब जैसे अदबी तहरीक की शक्ल में हुआ था, जिसके बानी आजाद और हाली को तस्लीम किया जाता है, जिसमें जिसके जुमरों में के शोरा किराम का नाम शामिल किया जा सकता है। जिस जुमरे में मतलब ये नज़्म जदीद के जुमरों में कई सारे शोरा किराम का नाम शामिल किया जा सकता है। जैसे अगर हम लोग बात कर ले इसमें तो अंजुमन पंजाब से मुतालिक जितने भी, जैसे हम लोग बात कर ले जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे आजाद और हाली साहब हो गए। इसी तरह याद रखिएगा मिर्जा अशरफ साहब थे, कादिर बेग थे, अशरफ बेग थे। ये सारे के सारे लोग हैं जो यहाँ से बिलोंग करते थे अंजुमन पंजाब के जैसे तहरीक पे ये लोग मुंसलिक थे। मोहम्मद हुसैन आजाद के जेर निगरानी में, हाली साहब के जेर निगरानी में ये लोग जितने भी थे, ये सारे के सारे तरक्की पाए थे, इनकी तरक्की हुई थी। तो ये सारे के सारे अंजुमन तरक्की तहरीक से वाबस्ता थे। जिस जुमरों में कई सारे शोरा के नाम शामिल किया जा सकता है, जो इम्पोर्टेंट नहीं ऑलरेडी मैंने डिस्कस नहीं किया। नज़्म जदीद की बानी अगर बात कर ले मोहम्मद हुसैन आजाद और अल्ताफ हुसैन हाली को कहा जा सकता है, बिल्कुल कहा जा सकता है। और इसको ध्यान में याद रखिएगा भी आप लोग कि नज़्म जदीद की इब्तिदा किस शोरा से हुई है या इन बानी किसे कहा जा सकता है, तो मोहम्मद हुसैन आजाद और अल्ताफ हुसैन हाली साहब को। नज़ीर अकबर आबादी का दौर, इस दौर में अभी ऊपर हम लोगों ने देखा था ना नज़ीर अकबर आबादी का जमाना। तो नज़ीर अकबर आबादी का दौर की हम लोग बात कर ले तो मीर और सौदा का दौर तस्लीम किया जा सकता है। याद रखिएगा इसी में ख्वाजा मीर दर्द साहब भी आ सकते हैं, मीर तकी मीर साहब और सौदा साहब। आप जल्दी से बता दीजिए ख्वाजा मीर दर्द की पैदाइश कब का है? मीर तकी मीर के बारे में, सौदा के बारे में कई बार हम लोगों ने रिपीट किया है, तो आप जल्दी से ये बता दीजिए कि ख्वाजा मीर दर्द साहब का सन्ने विलादत और सन्ने वफात कब का है। और जल्दी से
ख्वाजा मेरे दर्द से मुतालिक एक और क्वेश्चन का आप लोग आंसर कर दीजिएगा प्लीज। आपसे गुजारिश है कि इन्होंने अपने बारे में, अपने शेर व शायरी के बारे में या खुद के बारे में इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है। वो क्या बात थी, आप जरा सा ख्वाजा मेरे दर्द के बारे में वो स्टेटमेंट अगर आपको याद है तो आप जरूर मुझे बताइएगा। सौदा का दौर कहा जाता है जिसमें नजीर साहब ने रवायत से इनहराफ करते हुए अपनी बात को रखी थी, अपनी बात को इन्होंने रखी थी। तो इन सारे लोगों का जितना भी ऑलरेडी आपके सामने में ये मैंने रखा है, इन सारे के बारे में आप बता दीजिएगा। कई सारे क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों से पूछा है वो क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है। आप कमेंट करके दीजिएगा जल्दी से, ताकि देखिए जितना ज्यादा आप कमेंट करेंगे, जितना ज्यादा आप आंसर करेंगे, जितना ज्यादा आप एक्साइटेड होंगे, मुझे समझ में आएगा कि नहीं आप लोग काफी एक्टिव हैं। तो इंशाल्लाह वो वैसे ही क्लास और ज्यादा से ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस सेशन आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कराएंगे इंशाल्लाह। इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन का आंसर देने का कोशिश कीजिए, ज्यादा से ज्यादा आंसर दीजिए, तो इंशाल्लाह और भी आगे इससे रिलेटेड क्लास आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो चलिए यहाँ तक की बात आप लोगों को एकदम क्लियर हो गई होगी, सारी चीजें क्लियर एंड क्रिस्टल होगा उम्मीद जहां तक की मुझे लगता है। और सारी चीजें जब ओके हैं तो प्लीज आपसे गुजारिश है एक बार कि आप जरूर मुझे फीडबैक इसके बारे में दीजिएगा कि आपको क्लास कैसा लगता है, आपको क्लास के बारे में जो कोई भी कमी और कोताही दिखती है उसके बारे में जरूर आप लोग मुझे इंडिकेट किया कीजिए, आपकी जिम्मेदारी है। और चलिए यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर हो गई, ये नज्म से मुताल्लिक सारी बातें थी। और इंशाल्लाह कल से बाद का हम लोग नज्म निगारों के बारे में, उनकी किताबों के बारे में, उनके जो शामिल अशार हैं उनके बारे में कल से इंशाल्लाह हम लोग क्लास में सारी चीजें देखेंगे, जो दाखिले निसाब नज्म हैं उनके बारे में। और ये वाला यूनिट को बहुत हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। इसी में कह लीजिए नानी गिरामी लोग हैं, जैसे अकबर इलाहाबादी की बात कर लिया जाए, डॉक्टर अल्लामा इकबाल साहब की बात कर लिया जाए, इसी तरह ब्रिज नारायण चकबस्त साहब की बात कर लिया जाए, तो बहुत सारे इंपोर्टेंट चीजें हैं यहाँ पे जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस करेंगे। और सबका ट्रिकी तौर पे हम कलाम भी ऑलरेडी पेश करेंगे ताकि आप लोग आसानी से उसको याद रख सकें। तो यहाँ तक के सारी चीजें क्लियर हो गई, ओके हो गए। जितने भी नए साथी हैं उनसे गुजारिश है एक बार आप लोग वीडियो को जरूर ये कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि ऑलरेडी ज्यादा से ज्यादा नए साथी भी जुड़ सकें। आप लोग भी जुड़ जाइए। मिलते हैं इंशाल्लाह कल के क्लास में, दीजिए मुझे इजाजत। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।